देखिए हमने अभी पढ़ा था फ्लो ऑफ एनर्जी। एक बार और इसको समझा देता हूँ। देखिए क्या है। देखिए जैसे ये दिया है फूड चेन, ठीक है। प्लांट्स को डियर फीड करता है और डियर को लोयन, ठीक है। तो जैसे प्लांट्स के पास 100 जूल एनर्जी है, ठीक है। फूड ये क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे प्लांट के पास टोटल 100 जूल एनर्जी है, ठीक है। तो ये 90% खुद यूज कर लेगा, 90% खुद यूज कर लेगा। बाकी जो 10% बचेगा एनर्जी, वो नेक्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल पे का मतलब ऑर्गेनिज्म है, जैसे डियर, ठीक है। प्लांट को कौन फीड करता है, डियर, तो इसको बोलेंगे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ठीक है। ये ऐसे बोलते हैं इसको। तो सेकेंड जो ऑर्गेनिज्म है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म, वो फर्स्ट का 10% यूज कर पाता है एनर्जी। जैसे प्लांट के पास अगर 100 जूल है तो इसका 90% खुद यूज कर लेगा और 10% जो बचेगा वो डियर यूज करेगा एनर्जी, ठीक है। जैसे प्लांट 100 जूल है प्लांट के पास एनर्जी, तो इसका 10% होता है 10 जूल जो यूज करेगा डियर। फिर इसका नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म है लोयन, ठीक है। तो ये डियर का जितना यूज करता है उसका 1% इसको मिलेगा, लोयन को। समझ का जो है उसको भी 10% ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट लेवल का उसको भी 10% मिलेगा। मतलब पहले वाले को 10 इतना मिला, उसके बाद वाले को 10% मिलेगा। जैसे प्लांट को 100 जूल मिला तो डियर को 10%, 100 जूल का 10% मतलब 10 जूल एनर्जी मिलेगा, ठीक है। और लोयन को डियर का 10%, डियर ने जितना यूज किया एनर्जी उसका 10%, तो 10 जूल का 10% होगा 1%, 1 जूल, ठीक है। तो लोयन 1 जूल एनर्जी यूज करेगा। यही है फ्लो ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं हम आगे। अब देखिए कुछ नोट्स है, क्या क्या देखते हैं। नोट्स में फर्स्ट पॉइंट है एयर प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब कह रहा है एयर जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म के लिए। एयर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म के लिए, किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। एंड अदर गैस फॉर वेरियस नीड, और अदर गैस भी प्रोवाइड करता है अलग अलग नीड्स के लिए, ओके, वेरियस नीड। अब देखिए एंड अदर गैसेस फॉर वेरियस नीड ऑफ द लिविंग बींग्स, ओके। नेक्स्ट है फिर सेकेंड, वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। अब वाटर जो है इसेंशियल है सभी जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सबके लिए इसेंशियल है। बिकॉज ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बिकॉज इसलिए ये कंपलसरी है क्योंकि जितना भी मेटाबॉलिक ऑर्गेनिज्म होता, सॉरी, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, एक्टिविटीज होती है, वो किसके प्रेजेंस में होता है, वाटर के प्रेजेंस में ही होता है, वाटर के प्रेजेंस में होता है। थर्ड है सोइल इज द रिजर्वोयर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स विच आर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। अब सोइल में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है जो रिजर्व होता है, किसमें, सोइल में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स सोइल में रिजर्व होता है जो प्लांट द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, ओके। देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इसका मतलब हम समझ लेते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म में कोई टिश्यू बनता है या ब्रेक डाउन होता है टिश्यू का, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में टिश्यू या तो बनता है या ब्रेक डाउन होता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अब देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट क्या है। बायोटिक कंपोनेंट, ऑल लिविंग बीइंग्स मेक द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। अब कह रहा है कि जितना भी लिविंग बीइंग्स है वो क्या करता है, बनाता है बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, एक इकोसिस्टम का, ठीक है। जैसे ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंगी, जितना भी लिविंग बीइंग्स है वो बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है,
ठीक है। जैसे ग्रीन प्लांट्स पे ये ग्रो करता है, ठीक है, ब्रेथ करता है, फूड प्रिपेयर करता है, तो इसलिए ये लिविंग बींग्स है। एनिमल्स लिविंग बींग्स होता है, बैक्टीरिया फंगी ये सब भी लिविंग बींग्स है। तो ये सब बायोटिक कंपोनेंट है। देखिए नोट्स में इसका बायोटिक कंपोनेंट में का नोट क्या है लिखा। फर्स्ट पॉइंट, ग्रीन प्लांट्स प्ले द रोल ऑफ प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, प्रोड्यूसर का रोल प्ले करता है। बिकॉज दे प्रिपेयर ऑन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। इसके बाद है सेकेंड पॉइंट, एनिमल्स एंड अदर लिविंग बींग्स प्ले द रोल ऑफ कंज्यूमर्स। एनिमल और अदर लिविंग बींग्स है वो कौन सा रोल प्ले करता है, कंज्यूमर्स का रोल प्ले करता है। बिकॉज दे डिपेंडेंट फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। अब कह रहा है कि एनिमल्स जो है वो कंज्यूमर्स होता है इसलिए क्योंकि वो फूड के लिए या तो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहता है या इनडायरेक्टली। ओके। थर्ड है बैक्टीरिया। द फंगी प्ले द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया एंड फंगी प्ले द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स एज दे डिकम्पोज डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सो दैट रॉ मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी चैनलाइज्ड बैक टू द इन्वायरमेंट। अब कह रहा है बैक्टीरिया और जो फंगी है वो क्या करता है, डिकम्पोजर्स का रोल प्ले करता है। वो और क्या कर देता है, डेड प्लांट जो होता है या एनिमल्स होता है उसको डिकम्पोज कर देता है, जिससे जो रॉ मटेरियल है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, वो क्या हो जाए, चैनलाइड हो जाए, ठीक है, और फिर से वो इन्वायरमेंट में यूज किया जा सके, मतलब यूज आ जाए। जैसे जो डिकम्पोज होगा तो उससे क्या बनता है, न्यूट्रिशंस बनता है, और न्यूट्रिशन सोइल में मिल जाता है और उस सोइल को क्या करता है, फर्टाइल बनाता है। ओके। अब देखिए, अब है टॉपिक आवर इन्वायरमेंट ऑन, सॉरी आवर इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारा इफेक्ट क्या पड़ता है इन्वायरमेंट पे। वेस्ट, ड्यू टू आवर वेस्ट इन्वायरमेंट गेट पॉल्यूटेड। हमारे वेस्ट से इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट, हाउस होल्ड गार्बेज। कुछ एग्जाम्पल है जैसे हाउस होल्ड गार्बेज, किचन वेस्ट, पेपर, पॉलीथीन, वुड, ग्लास, मेटल कैंस एंड डिटर्जेंट। ये सब गार्बेज का एग्जाम्पल है जो इन्वायरमेंट को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। सीवेज, water waste produced generated by the human body, commercial waste from soaps, हॉस्पिटल्स वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब देखिए कह रहा है कि सीवेज वेस्ट प्रोड्यूस जनरेटेड बाय द ह्यूमन बॉडी। जो सीवेज बोलते हैं जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है किससे, ह्यूमन बॉडी के द्वारा। कमर्शियल वेस्ट जो शॉप्स से, हॉस्पिटल से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं कमर्शियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं विच आर यूज इन इंडस्ट्री। वैसा केमिकल जो इंडस्ट्री में यूज होता है और वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब देखिए ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है। यूजलेस मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। अब कह रहा है यूजलेस मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर सिस्टम एंड ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। वेस्ट आर टू टाइप्स। अब देखिए वेस्ट जो होता है टू टाइप्स का होता है। एक बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक डिकम्पोजर्स। दे मेनली इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स। एग्जाम्पल पेपर। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, वेस्ट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। कह रहा है वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं हो सकता, डिकम्पोज नहीं हो सकता किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसको हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है ग्लास, मेटल्स,
प्लास्टिक, डाइज, डिटर्जेंट्स, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसा वेस्ट जिसको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज नहीं हो सकता, उसको बोलेंगे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए अब नोट है, फर्स्ट पॉइंट, वी शुड यूज मोर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल फॉर सेविंग आवर इन्वायरमेंट सच एज कॉटन बैग्स इंस्टेड ऑफ पोलोथीन। अब हमें कह रहा है कि हमें बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल है वो ज़्यादा मात्रा में यूज करना चाहिए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या हो, सेव हो, मतलब बचा रहे हमारा इन्वायरमेंट, सुरक्षित रहे। ठीक है, जैसे हम पोलोथीन यूज करते हैं तो पोलोथीन ना यूज करके हम कॉटन का बैग यूज करें। ठीक, तो ये कॉटन का बैग जो होगा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, लेकिन पोलोथीन है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, मतलब ये कम डिकम्पोज नहीं हो सकता, पोलोथीन डिकम्पोज नहीं हो सकता, लेकिन कॉटन बैग डिकम्पोज हो सकता है और न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद है सेकेंड पॉइंट, पेपर इज बायोडिग्रेडेबल बट शुड स्टिल बी अवॉइडेड फॉर सेविंग द प्लांट्स। अब कह रहा है पेपर जो है बायोडिग्रेडेबल है, बट इसे अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा इसको वेस्ट करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये किससे बनता है, ये प्लांट्स से बनता है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा ये पेपर की ज़रूरत होगी तो ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे, ज़्यादा प्लांट काटे जाएंगे। ठीक है, जिससे इन्वायरमेंट को क्या होगा, हार्म पहुंचेगा, इन्वायरमेंट धीरे धीरे ख़त्म होगा। ठीक है, तो प्लांट्स को बचाने के लिए हमें पेपर का जो है कम यूज करना चाहिए, बेकार में यूज नहीं करना चाहिए। देन है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रिसाइकल। ठीक है, रिसाइकल टॉपिक है, पेपर, पॉलीथीन, मेटल्स एंड कैंस। रिसाइकल का मतलब है जैसे कोई चीज़ यूज कर लिया, ठीक है, तो उसको फिर से मशीन के थ्रू यूज के लायक बनाना, उसको बोलते हैं हम रिसाइकल। कोई भी चीज़ जैसे यूज कर लिया तो उसको फिर से यूज के लायक बनाना कहलाता है रिसाइकल। ठीक है, तो डिस्पोजल जो वेस्ट होगा, ठीक है, जो हमने यूज कर लिया है तो उसको रिसाइकल के थ्रू हम दोबारा यूज में ला सकते हैं। सेकेंड है, आगे है फिर बायोगैस प्लांट्स, सीवेज एंड फूड वेस्ट यूज्ड इन मेक ऑफ बायोगैस। अब कह रहा है बायोगैस प्लांट्स में हम क्या कर सकते हैं, जो सीवेज है या फूड वेस्ट है उसको हम यूज कर सकते हैं क्या बनाने में, बायोगैस बनाने में। ठीक है, बायोगैस वो होता है जिससे हम ये फ्यूल होता है, ये बायोगैस एक फ्यूल होता है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फूड ये फूड पका सकते हैं, खाना बना सकते हैं। ठीक है, कुकिंग फूड इसी बायोगैस के थ्रू हम कर सकते हैं। इसके बाद है डंप इन पिट्स, सीवेज एंड फूड वेस्ट बिकम्स फर्टिलाइजर आफ्टर डिकम्पोजिशन। इसका मतलब है कि इसे अगर हम डिकम्पोज करा दे किसी तरह से तो ये फर्टिलाइज़र के जैसा काम करेगा। ठीक है, खेतों में फर्टिलाइज़र के जैसा काम करेगा और इससे जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का वो भी अच्छा खासा होता है। ओके, फिर है बर्न्ड, हॉस्पिटल वेस्ट शुड बी बर्न्ड। अब जो हॉस्पिटल वगैरह से जो वेस्ट निकलता है उसको जला देना चाहिए। ओजोन लेयर डिप्लेशन। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ओजोन लेयर क्या होता है। ओजोन लेयर इज फाउंड हाई अप इन एटमॉस्फेयर। क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो इसके हाई लेवल पर एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, इस लेयर को हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ये क्या करता है, ओजोन लेयर इज द फाउंड हाई अप इन एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर ओजोन लेयर होता है। ठीक है,
जो क्या करता है, व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एक्ट ऑन ऑक्सीजन द ऑक्सीजन गेट कन्वर्ट इनटू ओजोन। अब कह रहा है जब अल्ट्रा वायलेट रेज है वो ऑक्सीजन पे एक्ट करता है तो वो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। जो अल्ट्रा वायलेट रेज सन से आता है, ठीक है, तो वो जब ऑक्सीजन पे एक्ट करता है तो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन लेयर में। और ओजोन लेयर क्या करता है, हमें सन के जो हार्मफुल रेज होते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। ओजोन लेयर वर्क्स लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर लिविंग बींग्स। अब कह रहा है ओजोन लेयर जो है वो क्या है, वो प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। एक मतलब अर्थ के सराउंडिंग, अर्थ के चारों ओर से एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो लिविंग बींग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे, अल्फा अल्ट्रा वायलेट रे से, ठीक है। द ओजोन रेज लेयर्स वॉट्स ऑफ हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये क्या करता है, ओजोन लेयर जो है वो वाट्स ऑफ मतलब उसको मतलब लौटा देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को। वो क्या करता है, ओजोन लेयर जो है सन के हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को लौटा देता है, वापस भेज देता है, मतलब पृथ्वी के सरफेस पे आने नहीं देता है, अर्थ के सरफेस पे आने नहीं देता है, ठीक है। विच कॉज कैंसर, जिसके कारण कैंसर होता है। अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आ गया तो वो जिस एनिमल या ह्यूमन बीइंग्स पे जिस पे वो फॉल करेगा, मतलब जिस पे वो रिफ्लेक्ट करेगा, वहाँ पे स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। कैट्रैक्ट एंड डिस्ट्रॉय प्लांट, ये क्या कर सकता है, प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ह्यूमन या एनिमल्स को स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट रे से ओजोन लेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अर्थ को, ठीक है, पूरे अर्थ के जितने भी लिविंग बींग्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। देखिए डिप्लेशन, डिप्लेशन ओजोन लेयर्स इज बिकमिंग थिन वर्ल्ड वाइड। इट इज थिनेस्ट एट अंटार्कटिका एंड देन आर्टिक। अब देखिए ये क्या है, जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, थिन होता जा रहा है वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा थिनेस्ट कहाँ पे है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो अर्थ है उसके नीचे वाला भाग है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है तो ये पार्ट अंटार्कटिका है और ऊपर वाला पार्ट, ये पार्ट आर्टिक है, ठीक है। दिस लेट्स मोर अल्ट्रा वायलेट रेज टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। इट इज कॉल्ड ओजोन होल। अब कह रहा है इसके कारण क्या हो रहा है, यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट। इसके कारण मोर, ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज वो अर्थ सरफेस पे आ रहा है। और ये जो होल है ये अंटार्कटिका के पास, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओजोन होल। क्या बोलते हैं, ओजोन होल। अब रीजन क्या है इस होल का, देखते हैं हम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी एफ सी इसका शॉर्ट फॉर्म है। सी एफ सी इज यूज इन रेफ्री रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशन, फायर एक्सटिंग्विशर एंड सेविंग क्रीम्स। इस सब में किसमें, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशन, फायर एक्सटिंग्विशर एंड सेविंग क्रीम में क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। विच कॉज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, जिसके कारण ओजोन लेयर का क्या होता है, डिप्लेशन हो रहा है, मतलब उसमें उसका जो लेयर है वो थिन होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसके बाद है प्रिवेंशन, उसको बचाया कैसे जा सकता है। इन 1987 में द यूएनईपी, ये एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूएनईपी का फुल नेम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, सक्सीडेड टू फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज नोट प्रोड्यूस सीएफसी। मतलब यूएनईपी ने क्या किया, एग्रीमेंट साइन किया डिफरेंट कंट्री के बीच कि सीएफसी प्रोड्यूस नहीं किया जाए। सिंस देन, तब तक
देयर इज डिक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ डिफ्लेशन। जब तक इसमें जो अर्थ का जो ओजोन लेयर है उसमें उसके ग्रोथ में उसके डिक्रीज होने में ग्रोथ हो रहा है, मतलब वो थिन होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। जब तक वो थिन होता जा रहा है तब तक CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज नहीं किया जाए, प्रोड्यूस नहीं किया जाए इसको। ठीक है, इसका मतलब है कि UNEP है जो क्या किया, डिफरेंट कंट्री के बीच एग्रीमेंट साइन किया और ये कहा कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रोड्यूस नहीं किया जाए जब तक इसके डिप्लेशन के ग्रोथ में कमी नहीं आती है। मतलब जो होल थिन होता जा रहा है ओजोन लेयर वो रुक ना जाए तब तक CFC का प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे।